नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मांगने से बेहतर मरना। कभी कोई बात किसी तक पहुंचानी हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसे खुलकर कहा जाए। कभी कभी संकेतों के जरिए भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। और सियासत में तो संकेतों की अलग अहमियत है। और अब शिवराज सिंह चौहान को ही ले लीजिए। मोहन यादव के चुने जाने से पहले वो कई संकेत आला कमान तक पहुँचाने में लगे थे। और अब उन्होंने कह दिया है कि कुछ मांगने वाले नहीं हैं, उससे बेहतर मरना है। ऐसे में सवाल है कि शिवराज सिंह आला कमान को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और उनके इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो क्या शिवराज सिंह की ये बात भी दिल्ली तक पहुंच गई है कि वो मांगने से बेहतर मरना अच्छा समझते हैं? लेकिन सवाल तो ये भी, आखिर शिवराज सिंह को ये बोलना क्यों पड़ा? हालांकि इस बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह को भले ही मध्य प्रदेश की बागडोर ना मिली हो, लेकिन वो आला कमान को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके कद के मुताबिक पार्टी को कुछ सोचना होगा। वो खुद कुछ नहीं मांगने वाले। जरा फिर से सुनिए वो बयान। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है। शिवराज सिंह के बयान का असर दिल्ली में कैसा पड़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन उनके बयान पर कांग्रेस को बोलने का मौका जरूर मिल गया है। कांग्रेस पूछ रही है कि दिल्ली के मन में शिवराज क्यों नहीं है। व्यक्ति जिसने 18 साल का सार्वजनिक जीवन जिया है, उसको ये मरने की कामना क्यों करनी पड़ रही है? बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है। दिल्ली के मन में मामा क्यों नहीं है? उसकी 18 साल की सेवा को खारिज कर दिया क्या? मोहन यादव को एमपी की कुर्सी देने के बाद से अब बहस इस पर ही गर्म है कि शिवराज सिंह की भूमिका आखिर क्या होगी। जब कुर्सी के लिए रेस लग रही थी, तब भी शिवराज एमपी में रहकर ही कई संदेश दिल्ली तक पहुंचाने में लगे थे। उनका संदेश साफ था कि वो दिल्ली जाकर सीएम बनाने को लेकर कोई मांग नहीं रखेंगे। और विधायक दल का नेता तक चुने जाने से एक दिन पहले उन्होंने राम राम लिखकर भी जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की। यानी कि चुनावी नतीजों के बाद से ही शिवराज कई संकेतों में बहुत कुछ कह रहे थे, आला कमान को इशारा कर रहे थे। और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कुछ नहीं मांगेंगे। अब उनके बयान को बीजेपी आला कमान कैसे लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और टाइगर जिंदा से शुरू हुआ सफर मेरे लिए मांगने, अपने लिए मांगने से बेहतर है मरना पसंद करूं तक पहुंच गया है। और उसके पहले ट्विटर पे राम राम। संकेत, संदेश, धमकी या कुछ और? नहीं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता अपनी स्टाइल में बातें करते हैं। 18 साल का मुख्यमंत्री कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। और एक चीज और भी है मनोज जी, मैं शायद आपको अपन सब लोग चर्चा कर चुके हैं इस बात को लेकर के कि देश भर में 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दीर्घ काल तक राज किया है, और जिसमें 3 ऐसे हैं जो अपने दल के सर्वे सर्वा हैं। यानी कि ज्योति बसु साहब वामपंथियों में सर्वे सर्वा थे, उनका कोई जब तक चाहे जब तक रहे। यदि नवीन पटनायक जी का कहें तो अपनी पार्टी के मालिक हैं वो, उनको कोई हटाने हिलाने वाला नहीं है। और तीसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार जी, तो वो भी अपनी पार्टी के मालिक हैं। लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल में रहने वाले चौथे यदि व्यक्ति हैं तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और इतने दिन तक उनको लगातार 4 बार शपथ लेने का मौका मिला। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कितना जो है तलवार की धार पर चल करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। और अब जब ये तय ही कर दिया गया कि चाहे 163 जिता लीजिए, आपको तो हटाना ही है, तो वो ना दिल्ली गए और ना अपने बारे में मांगने की बात कर रहे हैं।
आप और हम दोनों उस पत्रकार वार्ता में शामिल थे जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आपने दिल्ली न जाने के लिए कहा था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली न जाने के लिए कहने का अभिप्राय ये था कि अपने लिए क्या मांगने जाना, मुझे तो पार्टी ने बहुत दिया है और अपने लिए मांगना तो मरने के समान होता है। तो ये कहीं न कहीं उस दोहे के और जो बना हुआ है कि भाई आप मांगन से मरना भला और ये है सीख करके, वो जो है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगन से मरना भला, ये जो दोहा है उसको उन्होंने कहीं न कहीं ध्यान में रख करके कहा है। एक बात तो, दूसरी बात ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हाईकमान ने टेढ़ी नजर कर ही ली है तो अब आपको हटा दिया, आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये तो उसी समय विचार करना है। और तीनों बड़े जो नेता हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक दो बार, उन सब तीनों को ही हटा दिया गया है और तीनों ही जगह जो है चौंकाने वाले नाम आए हैं, तीनों ही जगह संघ पृष्ठभूमि के नाम आए हैं। तो इसलिए ये जो हो रहा है वो न केवल नाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले आ रहे हैं, घटनाक्रम भी अप्रत्याशित हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज जी बहुत समझदारी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो, कितने दिन तक इस टाइप की राजनीति चलती है। क्या कभी संघ का जो मुख्यालय है वो विचार करेगा क्या, कब पार्टी का हाईकमान आपस में विचार करेगा क्या, या प्रादेशिक नेतृत्व जो है विचार करेंगे क्या कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बातें ध्यान में लाने की हैं। और मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं कि जिस तरह की भाजपा में सामूहिक नेतृत्व वाली पॉलिटिक्स हुआ करती थी, संसदीय बोर्ड जब निर्णय लेता था तो आपस में विचार विनिमय होते थे, अब तो 3 मुख्यमंत्री बन गए, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई कि नहीं हुई किसी की जानकारी में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो चल रहा है ये कोई लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ठीक है, चल तो रहा ये है। उस दौर में आ गई क्या भाजपा जो हम कांग्रेस में देखते थे कि खाता ना भाई केसरी कहे वही सही? नहीं, कमोबेश तो देखिए अब आलोचना करने का समय नहीं है ये, क्योंकि अभी जो है चयन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में ही यदि हम विषय की आलोचना करने लग जाएं तो थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात तो है कि आप बताइए ना, संसदीय बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? आप तो बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल को संचालित कर रहे हैं आप जटिया जी से पूछिए ना कि कब बैठक में गए थे संसदीय बोर्ड की बैठक में, कि भाई उन्होंने जो है कब बैठक अटेंड करी थी जिसमें मुख्यमंत्रियों के नाम तय हुए। तो ये तो संसदीय बोर्ड तय करता था भाजपा का, और संसदीय दल नहीं, संसदीय बोर्ड, बिल्कुल, जिसका अध्यक्ष जो है वो भाजपा अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जी उसमें बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी बड़ी अहमियत रखते हैं, और बाकी के और लोग हैं। पहले शिवराज जी संसदीय बोर्ड के सदस्य होते थे, बाद में सारे मुख्यमंत्रियों को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया और मध्य प्रदेश से जटिया जी को लिया गया। तो क्या जटिया जी को मालूम था कि मध्य प्रदेश में उन्हीं के शहर का आदमी बन रहा है? तो ये तो एक बड़ा है मामला। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा गलत कर रही, सही कर रही है, लेकिन खबर तो है ये मनोज जी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बिना ही 3 मुख्यमंत्री बन गए। और देखिए आज जो है मैं एक चैनल देख रहा था राजस्थान के बारे में, बड़ा मुझे हंसी भी आई और बड़ा रोचक भी लगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में 17 पर्चे लीक हो गए और परीक्षाएं रद्द हो गई, वहां एक मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाया। तो बोले कितनी कथा, क्योंकि वो नाम पर्ची में आया था और राजनाथ सिंह ने अपनी जेब में से निकाल के वसुंधरा को दिया था, कोई तीसरा नहीं था, इसीलिए शायद ये हुआ होगा। तो ब्रजेश जी आऊँगा शर्मा जी दोबारा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हम भी। भाव भंगिमा, तेवर, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है नेता की। और नेता अगर शिवराज सिंह जैसा हो तो वो जो कह रहे हैं कि सामाजिक सरोकार, पर्यावरण, दो उनकी बड़ी चिंता है। लाडली बहनों की बात की है, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक उहापोह की स्थिति है, एक असमंजस है कि क्या होगा, लाडली बहनों का राशि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो अपनी जगह। खुद के लिए वो जरूर कह रहे मांगने नहीं जाऊंगा। पिछली बार भी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था, सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया था, और अभी उम्र भी उनकी ऐसी नहीं है कि उनको घर बैठा दिया जाए। बड़ा ओबीसी चेहरा भी है। हम देखते हैं बीजेपी ने तमाम राज्यों में जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ उनको वो अपने स्टार प्रचारक के रूप में भी शामिल करते हैं। तो अब वो मांगेंगे नहीं या दिल्ली वालों को देना पड़ेगा, ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए मनोज जी, परिस्थितियाँ अलग हैं। मांगेंगे नहीं, और क्यों मांगना चाहिए? तब मांगना चाहिए थे ना जब आपसे बात होती। आप पूछ ही नहीं रहे हो ना। जब आपसे सर्वसम्मति से, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, निर्णय होते, आपको विश्वास में लेकर कहा जाता है कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं,
जो होना चाहिए था, जो कि हमने बिल्कुल। देखा उमा भारती के साथ हुआ था कि किसको सीएम बनाए, तो उन्होंने बाबूलाल गौर का नाम आगे बढ़ाया था। तो आप देखिए, तब आपको कह सकते हो कुछ कि भाई हाँ मुझे तब आपसे बातचीत होती है। यहाँ तो एक तरफा निर्णय हो रहा है ना, जो संसदीय बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो पीड़ा हमने देखा है मध्य प्रदेश में। कभी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि बीजेपी वैसी नहीं है, सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो रहा है, सामूहिक नेतृत्व का सामूहिक अभाव दिख रहा है, नेतृत्व निर्णय का का अभाव अभाव हो है। रहा है मध्य प्रदेश में। क्या ये दिल्ली में नहीं हो रहा है मनोज? क्या एक तरफा नहीं हो रहा है? और हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ से तुलना क्यों करें? छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी बीजेपी, बुरी तरह से हारी थी, हमने देखा। हमने राजस्थान की क्यों बात करें? राजस्थान में विपक्ष में थी, आपने किसी का सीएम फेस घोषित नहीं किया था, निश्चित तौर पर बड़ी, लेकिन यहाँ 18 साल के मुख्यमंत्री थे और कोई मेहनत में कसर छोड़ी। कोई आज की तारीख में दावे के साथ नहीं कह सकता है या कोई इनकार कर सकता है कि इस जीत में शिवराज सिंह चौहान का योगदान नहीं है। बिल्कुल 160 से ज्यादा सीटें 163 सीटें जीती हैं, क्या लाडली बहनों का योगदान नहीं है? जिस लाडली बहन को हमने देखा कि किस तरह से दरकिनार कर दिया गया था, पीएम ने जिक्र नहीं किया। हमने देखा है कि जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे वो किस तरह से उसमें उसकी उपेक्षा की गई थी। तो आप सोचिए कि यदि शिवराज सिंह चौहान की वो योजना नहीं होती महिला सशक्तिकरण की और अन्य, तो क्या बीजेपी लगातार इस तरह से सत्ता में बनी रहती? 2008 में जा सकती थी, 2018 में भी जाना नहीं कहेंगे मनोज जी उसको। शिवराज जी से उतनी नाराजगी नहीं थी। तो क्या एक 18 साल के मुख्यमंत्री को, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसका जिक्र आपने भी किया कि आप स्टार प्रचारक बना रहे हो, जिनकी योजनाओं का भाजपा शासित राज्यों ने ही नहीं गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपनाया हो, क्या उसको इस तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए था? बिल्कुल। तो मांगने की जरूरत क्या है? जब जिसमें काबिलियत है, यदि आपको काबिलियत के आधार पर देना है, जैसे कि कहा जाता है संघ काबिलियत के आधार पर, बीजेपी काबिलियत के आधार पर नेताओं को काम देती है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान में काबिलियत की कमी है क्या? तो आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो क्या आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? निश्चित तौर पर यह दम तो रख सकता है जो मेहनत करता है, जो मतलब पूरे साल भर पढ़ाई कर रहा हो, जिसको मालूम है कि मैं मेरिट में ही आऊंगा। आप उसको उससे कहो कि बताओ आपको कितने अंक दे दें, या वो टीचर के पास जाए, नहीं साहब मुझे, हमने देखा है कि आंसर शीट में बच्चे लिख देते हैं भगवान की कृपा, माँ साहब जी ये समस्या आ गई थी, हमको आप इतने अंक दे देना पास हो जाए। क्यों लिखे? क्योंकि मेहनत की है ना बंदे ने। तो आप ये देखिए कि क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या जो निर्णय हुए हैं वो पार्टी के हित में है? यदि हम कांग्रेस की आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस कभी ऐसा करती थी, छत्रपों को नजरअंदाज करोगे तो क्या बीजेपी के लिए, जो शर्मा जी कह रहे हैं दूरगामी, अभी जल्दबाजी हो गई, हम उस पर चर्चा करें जी। लेकिन हो सकता है कि हम इस पर भी चर्चा करें कि ये निर्णय गलत हुए थे, या हो सकता है हम इस बात पर चर्चा करें कि साहसी निर्णय लिए थे बीजेपी ने, जो बीजेपी कर सकती है, क्योंकि आपकी सफलता पर निर्भर करता है। आप यदि साबित कर सको तो बेहतर है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो लाइन खींच के जा चुके हैं मनोज जी, जिस लाइन से आगे निकलना तो मुझे लगता है कि किसी के बस में नहीं है। उसकी बराबरी कर ले, वही बड़ी बात है। तो आप क्या संगठन, संघ और सरकार में लोग उनकी बराबरी करा पाएंगे क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये इसके बारे में जिक्र मुझे लगता है कि जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तब ज्यादा बेहतर होगा, या बीच में ऐसी परिस्थितियां बनी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। क्योंकि तुलना तो परसों से शुरू हो जाएगी, तुलना कल के होगी। शपथ अभी ग्रहण के बाद से। चुनौती मोहन यादव के सामने कोई कांग्रेस का सीएम नहीं है, चुनौती है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि तुलना उनसे होना है। शिवराज जी ऐसे थे, मोहन यादव ऐसे, शिवराज जी ने ये किया, मोहन यादव ये कर रहे हैं, शिवराज जी में ये क्षमताएं थी, मोहन। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आपके घर में ही चुनौती है, तो आपको उससे निपटना होगा सबसे तो पहले। चुनौती से तो निपटना शर्मा जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब निर्णय हो जाता है मोहन यादव का, इसके बाद खबर आती है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली निकल गए हैं, और जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं गोपाल भार्गव, वो अपने गृह क्षेत्र चले जाते हैं। उसके पहले हालांकि दिल्ली में मुलाकात कर चुके थे अमित शाह से, लेकिन शिवराज जी ने पहले कह दिया था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, और आज फिर कह रहे हैं। तो उम्मीद है, क्योंकि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में कोई संभावना नहीं, ये तो माना जा रहा है अभी कि शिवराज जी को राष्ट्रीय राजनीति में लिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी बीच में ही उनको जो है राज्यसभा की एंगल से या 6 महीने के लिए वहाँ जो है केंद्र में मिनिस्टर बना दें, या कोई और रास्ता निकाल दें, या नड्डा जी का स्थान खाली हो रहा है उनके स्थान पर लिया है। पर नड्डा जी के स्थान पर मुझे लगता नहीं है लेके आएंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह की तैयार नहीं करेंगे वो अपने लिए। नहीं, मनमोहन सिंह की आवश्यकता रहती है हर जगह। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई न कोई निर्णय हाईकमान तो लेगा, क्योंकि इतने मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो हैं वो इतने
वो नहीं है कि एकदम से किसी को बिल्कुल 18 साल के मुख्यमंत्री को ये कह दें कि अब तो कार्यकर्ता भी मत बन घर बैठ जाए, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बहुत ही विवेकशील नेता हैं दोनों और बड़ा अच्छे से निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है कि जो मठाधीश पंथ था उसको खत्म किया है। और एक मनोज जी, आप आलोचना के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत बारीक आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जी। मध्य प्रदेश में जनता के बीच में शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो थी कार्यकर्ताओं के बीच में एंटी इनकम्बेंसी। और अब कार्यकर्ता के बीच का एक व्यक्ति मोहन यादव जो है, जो सामान्य कार्यकर्ता है एक प्रकार से, आप भजनलाल शर्मा को देख लीजिए, सामान्य कार्यकर्ता है एक प्रकार से, और छत्तीसगढ़ में बहुत क्या बोलते हैं अनुभवी नेता है उनको, विष्णुदेव साय जी जो है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री के रूप में, बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई है, उससे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह हुआ है। और हम जब क्रिकेट देखते थे अपन सब लोग, तो ये कहा जाता था कि अब ये सचिन तेंदुलकर कल को बाल जो है वो फुटबॉल दिखने लग गई है, तो आराम से खेल रहे हैं। तो इनको 18 साल के लिए मुख्यमंत्री जब कोई हो जाता है तो उसे सारी घटनाएं जो हैं बिना चश्मे के भी दिखने लग जाती हैं। तो अब आप ये समझ जाते हो कि किसको लाभ देना है, किसको नहीं देना है, किसको जो है खड़े रखना है पास में, किसको दूर करना है, किसी से हाँ जी बोल के खिसक लेना है या किसी के साथ वो करना। तो ये सारे घटनाक्रमों की समझ हो जाती है। बिल्कुल। इससे कार्यकर्ता में बड़ी निराशा आती है। तो इस निराशा को पाटने का काम जो है हाईकमान ने किया है दोनों राज्यों में। वसुंधरा जी के को आप प्रणाम न करो तो वो आपको मानेंगे नहीं, या शिवराज जी जो है उनको यदि मान लो बहुत निकटतम है तो ही तो कोई जिम्मेदारी ले जाएगा करके ये भावना थी। तो इस तरह की बातें जो कार्यकर्ताओं में फैली है वो मुझे लगता है इन दोनों निर्णयों से दूर हो गई है। और आज फिर एक बात संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। माने कैडर बेस्ड पार्टी क्या होती है? जब आप सारे कार्यकर्ता और केवल अपने नेता के लिए काम करते रहेंगे, वो कैडर बेस्ड कहाँ से हो गई? जब नेता कार्यकर्ता के लिए काम करने लग जाएगा, उसको संभालने में, दुख तकलीफ में और उसके खाने पीने रहन सहन की दिक्कत जो आ रही है, पारिवारिक दिक्कत आ रही है, मैं याद है मुझे वो दिन मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं। जब कुशाभाऊ ठाकरे जी भाजपा को संचालित करते थे तो आप ये तक ध्यान रखा जाता था कि वो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, भाई उसकी मदद कराओ कहीं से। तो चंदा आता था तो उसमें थोड़ी बहुत मदद करा देते थे, कुछ सामान की मदद करा देते थे। यदि कोई आदमी बीमार हो जाता था तो ठाकरे जी चिंता करके उसको देखने जाते थे। और एक बार तो मैं यहाँ तक का घटनाक्रम आपको इस चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ कि वो किसी आयोजन से जबलपुर गए और उनको मालूम चला कि जिनको देखने के लिए गए हैं वो तो ग्वालियर में, और लेकिन अस्वस्थ है ग्वालियर में, वो इसलिए आने में टाइफाइड है, उनको आने में देरी हो रही है। तो वो ग्वालियर चले गए किसी कार्यक्रम के निमित्त। तो उनने कहा कि भाई मैं तो फला व्यक्ति को देखने जाऊंगा, उसकी तबीयत अब कैसी है? तो मालूम चला कि नीचे से संदेश दिया कि ऊपर घर देखो, है क्या वो? तो वो जबलपुर के रहने वाले ग्वालियर में उनको देखने गए। यानी इतना परिवार का दृष्टिकोण था कि जबलपुर गए, आपको सूचना मिली कि वो तो ग्वालियर में है लेकिन अस्वस्थ हैं और टाइफाइड हो गए इसलिए आ नहीं पा रहे, तो वो ग्वालियर गए प्रवास पर, तो वहां उन्होंने देख लिया उनको। तो ये जो भावना परिवार की थी, मैंने लखीराम जी को, मैंने कैलाश सारंग जी की तो ये स्थिति थी कि पत्रकारों को यदि कोई परेशानी होती थी, उनको सूचना आ जाती थी, तो वो चुपचाप में पूछवाते थे कि क्या परेशानी है। वो दिन चले गए भाजपा के, लेकिन अब चूंकि कार्यकर्ताओं को दोबारा से जो है एक प्रकार से महत्व देने की कोशिश की है, हो सकता है दिनों की वापसी आए, हो सकता है अच्छे भी दिन आ जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भाई शिवराज जी ने जो बोला है वो उनका राजनीतिक स्टैंड है, वो बहुत बड़े जिम्मेदारी को निभा करके हटे हैं। तो निश्चित रूप से उनका बड़ा कद है, बड़ा ओहरा है, उसके कारण तो यही बोलना पड़ेगा मनोज। तो ब्रजेश जी, कई बार हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं से नेताओं के अच्छे दिन आते हैं, या कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन भी नेताओं के कारण आते हैं, क्योंकि जब वो सत्ता आ जाती है जब भी कार्यकर्ता के अच्छे दिन आते हैं, वरना तो उसके भाग्य में चक्का जाम, आंदोलन, जेल, लाठीचार्ज, यही सब लिखा होता है। तो दोनों स्थिति हमने देखी हैं कि शिवराज जी के अच्छे दिन भी कार्यकर्ता लाए और कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन भी शिवराज सिंह लाए। और तीनों राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को तो खुश कर दिया आपने, कार्यकर्ताओं के बीच के आदमी को लाकर सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, लेकिन उस नेता का क्या? क्योंकि उसने भी तो कार्यकर्ता गढ़े होंगे, उसने भी तो अपने लिए कई सारे लीडर गढ़े होंगे, तैयार किए होंगे। देखिए मनोज जी, दोनों ही सिक्के के दो पहलू, या हम कहें कि गाड़ी के दोनों चक्के। बिना कार्यकर्ता के नेता नहीं बन सकते हो, और नेता के कार्यकर्ताओं से जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए, जिस तरह के सत्ता में आने के बाद जो आप बात कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है कि जो विचारधारा है हम उसको आर्थिक लाभ या खुद के लाभ से ना देखें। हम समाज सेवा के माध्यम से यदि कोई राजनीति में आया है
तो उसका मकसद क्या है, चाहे वो कार्यकर्ता से नेता बनो, नीचे से ही तो ऊपर जाता है। यदि हम नौकरी की बात कर लें तो नीचे से ही तो ऊपर जाता है, आदमी तरक्की करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनमें से कुछ इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो सबका नेतृत्व कर सकते हैं। हर कार्यकर्ता में वो क्षमताएं नहीं होती, हर स्टूडेंट में वो क्षमता नहीं होती कि वो नेतृत्व कर सके। और ये जो पूरी जिम्मेदारी रहती है, ये संगठन की रहती है। जो अनुभवी नेता हैं कि कौन नेतृत्व कर सकता है, किसको हम ये जिम्मेदारी देंगे तो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। आप जिसकी क्षमता नहीं है कि वो 200 मीटर दौड़ सके इतनी स्पीड में कि जीत जाए दूसरे सामने वाले से, जो उसका प्रतिद्वंदी है, तो आप उसको मैदान में उतारोगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये संगठन देखता है कि यार इसमें क्षमता अच्छी है, ये बेहतर खेल सकता है, ये बेहतर काम कर सकता है, इससे हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, हमारी राजनीति को आगे बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं को एक मनोबल बढ़ेगा, तो उनमें से चुनाव करता है। तो हो सकता है कि हम यहाँ बैठ के कह रहे हों कि सामने वाले हमारे नज़रिए से कि वैसा काबिलियत नहीं रखता हो, क्योंकि हम तो दूर से देख रहे हैं ना मनोज जी, लेकिन जो संगठन देख रहा है वो हर गतिविधि देख रहा है, उसके हर कार्यक्रम देख रहा है, और नीचे से अब तक देखता आ रहा है, जब से वो शुरुआत हुई है राजनीति की, तो वो बेहतर तरीके से समझ सकता है कि किस कार्यकर्ता को। जब शिवराज सिंह चौहान को बनाया था तब आपने देखा कि कहा जाता था कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, कभी मंत्री नहीं रहे हैं। उसके पहले हमने देख लिया था बहुत समय, कम समय में उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर रहे। तो जो बदलाव आया था तब, लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया, उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की, और आज जब हम बात कर रहे हैं कि वो इतने बड़े कद के नेता बन गए, तो मौका दिया ना पार्टी ने। तो अब आपको आपने मौका दे दिया तो दूसरे को मौका भी बनता है। ये नहीं कि आप में काबिलियत, तो बाकी के जो काबिलियत वाले नेता हैं वो सीधे बैठे ही रहे या कार्यकर्ता हैं, उनको भी तो मौका देना पड़ेगा। ये दायित्व किसका बनता है? ये संगठन का बनता है। और ऐसे ही नेताओं को मौके दिए गए थे, और ऐसे ही नेताओं को मौके दिए गए थे। और यही खासियत है बीजेपी की, जो बार बार जो दूसरे दलों से उसको अलग साबित करती है। और जो कार्यकर्ताओं में जो शर्मा जी कह रहे हैं, जोश क्यों भराएगा? उसको लगता है कि यार मैं अंतिम पंक्ति में बैठा हूं, यदि मुझ में काबिलियत होगी मैं साबित कर दूंगा, संगठन मुझे देख रहा है, मुझे वहां से उठाएगा और पहली पंक्ति में ले आएगा, तीसरी पंक्ति में ही क्यों? तो ये जो कार्यकर्ताओं में जो शर्मा जी कह रहे हैं वो बात से मैं सहमत हूं कि जोश भरने का काम करता है कि हमारी भी लॉटरी खुल सकती, बशर्ते हमें उतनी मेहनत करना पड़ेगी, हमें संगठन की नज़र में अपनी कार्य क्षमता दिखाना पड़ेगी, हमारी भी लॉटरी खुल सकती। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी बैकग्राउंड से आ रहे हों, किसी राजनीतिक परिवार से आ रहे हों, और या हमारा नाम बड़ा हो गया, हम बड़े नेता के बेटे हैं तो हमको विधायकी मिल जाएगी, हमको मंत्री पद मिल जाएगा। कहते थे, नितिन गडकरी कहा करते थे कि भाजपा में छोटा कार्यकर्ता भी ऊपर तक जा सकता है, वो चीज़ हम अब नीचे राज्यों में भी होता देख रहे हैं। बहरहाल अब समय की कमी है तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक राजनीति में कहा जाता है कि नेता कभी गुलाम नहीं हो सकता और गुलाम कभी नेता नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की राजनीति में होता देख रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की राजनीति में शिवराज के लिए कितना स्पेस है या क्या स्पेस है, इस पर भी हम समय आने पर चर्चा करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।